गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो पढ़ाया था वो रिवीजन कर लिया है बच्चों? गुड मॉर्निंग बिल्कुल। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूटन्स के लॉ स्टार्ट किए थे ना। तो उसमें हमने क्या देख लिया था? पहले तो हमने फर्स्ट लॉ देखा था। फर्स्ट लॉ क्या होता था? जो जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा अगर बाहर से उस पर कोई फोर्स नहीं रहेगा। समझो बच्चों, तो ये इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने थर्ड लॉ स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने देखा था कि फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर इस थर्ड लॉ के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने एक पॉइंट देखा था कि एक्शन एंड रिएक्शन ये सब होता क्या है? फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक्शन और रिएक्शन। दूसरा हमने देखा था कि एक्शन एंड रिएक्शन में कोई टाइम लैग नहीं होता है, दोनों एक साथ ही लगते हैं। तो इसलिए हम किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हैं। एक देखा था कि फोर्स हमेशा पेयर में लगते हैं, क्योंकि हर जगह एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है ना। केवल एक्शन या केवल रिएक्शन नहीं होता ना, फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। फिर अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, एक ही बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन नहीं होता ना। कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पर एक्शन करेगी तो दूसरी बॉडी पहले बॉडी पे रिएक्शन करेगी ना। एक ही बॉडी पे दोनों चीजें नहीं होती ना। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। नहीं, यहां से लिखना स्टार्ट करो ना, फोर्थ पॉइंट से। सपोज कहीं ग्राउंड पर एक कोई ब्लॉक रखा है जिसका मास कुछ m है। तो इस पे बच्चों देखो, एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा होगा नीचे को,
और अपने वेट की वजह से ये जब ग्राउंड को प्रेस करेगा तो ग्राउंड से इस पे ऊपर को नॉर्मल आ रहा होगा, नहीं ऊपर को नॉर्मल लग रहा होगा। तो क्या आप बोल सकते हो कि इस ब्लॉक पे जो दो फोर्सेस लग रहे हैं एमजी और एन, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? एमजी नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है। वेरी गुड बच्चों, नहीं बोल सकते कि ये एमजी और एन एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्योंकि ये सेम बॉडी पर है। एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी पे होता है ना। कहीं पे भी ये नहीं कि इक्वल एंड अपोजिट दो फोर्स दिखे तो आपने तुरंत उनको एक्शन रिएक्शन बना दिया। यहाँ पे एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये ब्लॉक रखा है, तो एक तो अर्थ अपने ग्रेविटी मास की वजह से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एमजी फोर्स लगा रहा है, तो एक्शन रिएक्शन ब्लॉक अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन है ना, ये एमजी और ये एमजी। और सरफेस पे जब नीचे को एमजी लग रहा है तो यहाँ सरफेस इस पे ऊपर को एन लगा रहा है, तो बदले में ये भी क्या कर रहा है, ग्राउंड पे नीचे को एन लगा रहा है। तो ये एन और ये एन एक्शन रिएक्शन है, जो ग्राउंड पे एन लग रहा है नीचे को और ब्लॉक पे लग रहा है ऊपर को, ये एक्शन रिएक्शन है। समझो बच्चों, mg का एक्शन का रिएक्शन ये वाला mg है, और n का एक्शन का रिएक्शन ये वाला n। समझो ना, ये mg और ये n, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। तो ये हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ के लिए सबसे पहले हमें मोमेंटम देखना पड़ेगा। अबे श्रेयस, श्रेयस क्या ये 2 मिनट जो बोल रहा है, आज नाम चेंज करके आ गए। श्रेयस तेरा नाम है ये नीता अप्पा शायद शिंदे? अगर नाम है तो चेंज करो भाई, ऐसे नाम मत रखो। नेक्स्ट देखो हम लोग देख रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ देखने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा मोमेंटम क्या होता है। चेंज कर ले भाई। तो मोमेंटम देखो क्या होता है बच्चों, मोमेंटम कोई बताना चाहेगा, व्हाट इज मोमेंटम? m इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम होता है, ये कोई भी क्वांटिटी, कोई भी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मोशन है उसको मेजर करने का एक तरीका है ना। कोई बॉडी में अगर दो बॉडी है, एक में मोमेंटम ज्यादा है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे उसमें मोशन का जो अमाउंट है वो ज्यादा है। समझो बच्चों, मोमेंटम क्या है? इट गिव्स आइडिया अबाउट क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। कोई बॉडी में कितना मोशन का अमाउंट है ये निकालने का एक तरीका बनाया गया हम लोगों ने, मोमेंटम। तो ये मोमेंटम देखो
कैसे डिसाइड होगा किसी बॉडी में कितना मोमेंटम है? मान लो हमारे पास एक कार है और एक ट्रक है, दोनों v वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो क्या हम बोल दें दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मोशन है? कार को रोकने में ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा या ट्रक को रोकने में ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा? कार और ट्रक दोनों की वेलोसिटी सेम है, किसको रोकने में हमें ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा? ट्रक को, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है ना, ट्रक का मास ज्यादा है, तो हम केवल उसकी वेलोसिटी देख करके नहीं डिसाइड कर सकते, मास भी डिपेंड करेगा कि उसमें कितना मोशन है। तो इसलिए जो मोमेंटम है वो मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी, और दोनों को मिलाकर के हम बोलेंगे m इंटू बी पर। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है, तो ये बस m इंटू बी आ जाता है। मोमेंटम को हम लोग p लेटर से दिखाते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं p इक्वल टू m इंटू बी। ये क्या है? वेक्टर है। यूनिट क्या होगी मोमेंटम की? मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास मतलब केजी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन इसका हम क्या लिखेंगे? मास के लिए m और मीटर पर सेकेंड मतलब LT माइनस 1। नोट करो बच्चों इसको। आज तो श्रेयस का पेन बहुत फास्ट हो गया है, कल तक श्रेयस तो सबसे स्लो लिखता था। क्या हुआ श्रेयस आज ये? श्रेयस आज नया पेन खरीद के लाया लग रहा है। बटर जेल का कमाल है। हाँ, ये सही बोल रहे हो। चलो ये तो अच्छी बात है, अगर प्रसाद से काम हो गया बिना बटर जेल पेन लिए तो बेस्ट है ये। अब देखते हैं बच्चों ये प्रसाद का इफेक्ट कितने दिनों तक रहता है श्रेयस पे। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, सेकेंड लॉ स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो देखो बच्चों ये सेकेंड लॉ क्या है? सिंधे ये क्या बोलते रहते हो तुम, कहीं भी पहुंच जाते हो, एसजे सर के साथ कुछ भी बातें कर रहे हो। तो देखो बच्चों ये सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं कि अच्छा अच्छा ओके, कोई भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम मतलब m इंटू वी, वो कब चेंज होता है? जब उसमें फोर्स लगता है ना। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी पे जो मोमेंटम होता है वो कब चेंज होता है? जब उसपे फोर्स लगता है, और फोर्स लगेगा तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स होगा उसी के प्रोपोर्शनल में वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है?
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body will be directly proportional to net external force on the body. तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है, तो ये ऐसे हो जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 है बच्चों यहाँ। तो यही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, तो इस चीज को लिख लो, रेट ऑफ चेंज of a system will be directly proportional मोमेंटम, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? मोमेंटम, मोमेंटम सही तो लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अच्छा मोमेंटम यहाँ होगा, अरे यार क्या कर रहा हूँ आज, मैं भी बचा रहा हूँ। मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। हाँ हाँ समझ गया समझ गया, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेक्स्ट नेट एक्सटर्नल फोर्स ये ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है ना, इंटरनल नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम। नोट करो यहाँ तक। अबे सिंधे लिख के ही डन करना, ये नहीं कि ऐसे डन डनादन किए जा रहे हो और प्रसाद खाने में लगे हुए हो। हाँ वेरी गुड सिंधे, वेरी गुड। आज तो श्रेयस मचाने वाला है भाई। फिर देखो बच्चों, अब देखो अगर इस लॉ को हम लोग थोड़ा सा और ओपन करें, जैसे यहाँ पे हमारा F इक्वल टू dp बाई dt आया, और P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये बस एक्सप्रेशन आपको याद रखना है करण, कि जितना ज्यादा वहां पे फोर्स लगेगा उसी रेट से ये मोमेंटम में चेंज आएगा। ये मोमेंटम जो होगा जब फोर्स लगता है तो चेंज करता है, तो dp बाई dt मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ना कोई कहीं पे भी जैसे आपने पढ़ा dy बाई dx, तो dy बाई dx का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे अगर dp बाई dt लिखा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब रेट लिखते हैं तो टाइम नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, रेट ऑफ मोमेंट चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या सिर्फ लिख दो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना। तो ये जो टर्म है, मतलब यूनिट टाइम में कितना चेंज हो जाएगा वो डिपेंड करेगा कितना ज्यादा फोर्स लगाया गया है। ठीक है करण। अब देखो हम लोग P को क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे P को लिख सकते हैं m इंटू वी ना। अब इसको देखो, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है और डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल क्या था, एक को बाहर करो दूसरे को डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m बाहर जाएगा, v का डिफरेंशिएशन होगा, फिर v बाहर जाएगा, m का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। यहाँ पे ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है ना, ये ध्यान रखना, F मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो अब देखो सिस्टम का मास क्या हमेशा कांस्टेंट रहता है या चेंज भी हो सकता है?
सिस्टम का मास चेंज भी हो सकता है, हमेशा कांस्टेंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। समझो बच्चों, जैसे रॉकेट है, रॉकेट में जब इंजन वो उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, तो उसका मास कम होता जाता है ना रॉकेट का। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है जिसमें मास चेंज होता है सिस्टम का। तो जो मास है वो कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कांस्टेंट ही होगा। जैसे मान लो एक ट्रक है, ट्रक आगे जा रहा है और इसमें सैंड भरा हुआ है, और इसमें आपने एक होल कर दिया तो सैंड नीचे गिरता जा रहा है, ट्रक आगे जाता जा रहा है। तो इस टाइम पे ये जो ट्रक है, ट्रक का मास क्या है, चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? चेंज हो रहा है ना। यहीं पे अगर हमारा नॉर्मल कार है, कार में पर्सन लोग बैठे हुए हैं और कार जा रही है, तो यहाँ तो कुछ गिरने का चक्कर नहीं है, यहाँ पे मास कांस्टेंट है। तो दोनों सिचुएशन पॉसिबल है, चेंज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। बट अभी इस चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे कांस्टेंट मास पे। फिर सेंटर ऑफ मास करके एक आगे चैप्टर आएगा, वहां पे हम वेरिएबल मास के बारे में देखेंगे। तो अभी इस चैप्टर में मास कांस्टेंट लेंगे। अगर मास कांस्टेंट है, इफ m इज कांस्टेंट, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा F इक्वल टू आया था m इंटू dv बाई डी टी प्लस c इंटू dm बाई डी टी। अगर मास कांस्टेंट है तो dm बाई डी टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा F इक्वल टू m इंटू dv बाई डी टी। और dv बाई डी टी बच्चों हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं F इक्वल टू m इंटू ए। तो जहां पे सिस्टम का मास कांस्टेंट होगा वहां पे हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। क्या ये फॉर्मूला कोई हम बोल दें ये न्यूटन सेकेंड लॉ है? क्या बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि F इक्वल टू एम ए ही न्यूटन सेकेंड लॉ है? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये न्यूटन सेकेंड लॉ का एक केस है जब m कांस्टेंट होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ने तो दोनों चीजों को बताया ना कि कांस्टेंट में भी क्या होगा, वेरिएबल में भी क्या होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ तो ये है, ये दोनों केस कवर करता है, कांस्टेंट भी वेरिएबल भी। जबकि F इक्वल टू एम ए केवल एक केस को कवर कर रहा है, जब मास कांस्टेंट होगा। समझो बच्चों ना, नॉर्मली हमें 10 तक यही लगता है कि F इक्वल टू एम ए ही न्यूटन सेकेंड लॉ है, बट ऐसा नहीं है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ। नोट हो गया? कहाँ से नोट करना है?
तो अब देखो बच्चों, इस चैप्टर में तो हम F इक्वल टू ma वाला ही फॉर्मूले पे फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मास को कांस्टेंट लेके चलने वाले हैं। अब सेकेंड लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको अप्लाई करना सीखेंगे। सेकेंड लॉ के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो देखो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, एक्चुअल में देखा जाए तो न्यूटन के 3 लॉ को ना बोल के हम केवल सेकेंड लॉ बोल दें तो उससे ही सारे लॉ एक्सप्लेन हो जाएंगे। हमारा सेकेंड लॉ इज अ कंप्लीट लॉ, इट विल एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ ऑल्सो। समझो बच्चों, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ complete law. It will explain first and third law. कैसे? देखो जैसे हमने बोला कि नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर होगा dp by dt। फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया कि इन अब्सेंस ऑफ एनी नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो इफ f इज 0 तो dp by dt क्या हो जाएगा वहां पर? 0। dp by dt 0, इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटम वहां पर क्या है? कांस्टेंट है। मोमेंटम कांस्टेंट मतलब m इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। यही तो है अपना फर्स्ट लॉ कि अगर वेलोसिटी 0 होगी तो 0 बनी रहेगी, चेंज नहीं होगी, और कुछ वेलोसिटी है तो उससे ही चलता रहेगा इन अब्सेंस ऑफ एनी नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो सेकेंड लॉ से यहाँ पे फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं बच्चों? फिर ऐसे ही देखो थर्ड लॉ देखते हैं एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं। थर्ड लॉ में मान लो हमारे पास 2 पार्टिकल है, नहीं यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टिकल हैं और ए वाला बी पे कुछ एफ फोर्स लगा रहा है, बी वाला ए पे कुछ एफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि बाहर पे फोर्स नहीं लग रहा, हमने ए और बी दोनों को सिस्टम पकड़ लिया है ना। इसको सॉरी, इसको हम कुछ मान लेते हैं F2 और इसको F1। हाँ, ए वाला बी पे F1 लगा रहा है, बी वाला ए पे F2 लगा रहा है, और सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हमें नहीं पता कि ये जो ए बी पे लगा रहा है और बी ए पे लगा रहा है वो इक्वल और अपोजिट है या नहीं, हमें अभी ये नहीं पता। ठीक है बच्चों, ये नहीं, ये देखो वैष्णवी का क्या क्या डाउट खोज के लाती है। ये ऐसे ख्याल आते कैसे हैं वैष्णवी? तुमने देखा नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी के टाइम पे मैंने बोला था अहम ब्रह्मास्मि, तुमने ध्यान नहीं दिया मेरी बातों पे। तो देखो बच्चों अब क्या है, तो देखो यहाँ पे अगर हम ए और बी दोनों को सिस्टम ले लें और बाहर से यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है, अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होगा ना। इसकी वेलोसिटी कुछ मान लो v1 है, इसकी वेलोसिटी कुछ v2 है,
तो ध्रुव ये कौन से अपने बालाजी साहब ठाकरे के वंशज होगा ध्रुव फिर? देखो बच्चों, फिर यहाँ पे पी ऑफ सिस्टम में क्या लिख देंगे? m इंटू वी वन प्लस m1 इंटू वी वन, m2 इंटू वी टू, ये हमारा कांस्टेंट है। एक मिनट रुकना। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। ये दिया बोल रही है कि अच्छा है, वैष्णवी ने ये नहीं पूछा कि लालू प्रसाद यादव के वंशज तो नहीं हो सब। तो बस जाने दो यार, अब वैष्णवी की बात पे कितना खिंचाई करोगे तुम लोग वैष्णवी की। वैष्णव लालू प्रसाद यादव बातें बहुत सही करता है। अभी उसका एक कहीं तो कुछ जो देखा था, वहां पे एक यूपी में मायावती है, तो उन्होंने कोई इंटरव्यू में बोला कि अगर मेरे को पद्मावत टाइप जौहर करने का सिचुएशन आता तो मैं कभी जौहर नहीं करती। तो लालू यादव बोले कि अगर उन पद्मावत का चेहरा तुम्हारे जैसा होता तो वो कौन था बंदा, वो खुद ही जौहर कर लेता। खिलजी। बातें वो एकदम सही टाइम पे सही डाल देता है। हाँ, ये भी तो भंसाली भी तो है, संजय लीला भंसाली वाला। अबे श्रेष्ठ बहुत तो नहीं, पहले के टाइम में लोग वकील वगैरह एडवोकेट हो जाते थे तो उसी को बहुत समझा जाता था। एडवोकेट हैं वो लालू प्रसाद यादव। आजकल तो एडवोकेट को कौन ही पूछता है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अच्छे भी रहते हैं, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उसको बोलेंगे। बहुत सारे अच्छे भी वकील रहते हैं। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर, अब देखो इसमें अगर हम दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करें ना, बाहर से अगर फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आ जाएगा m1 वन इंटू dv1/dt प्लस m2 इंटू, तो ये हो जाएगा m1a1 प्लस
आयुष पवार बोल रहा है मुझे बड़ा होके भूत पकड़ने का काम करना है। इसने अलग ही जिंदगी का टारगेट रखा हुआ है। तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू माइनस F2। मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है। तो न्यूटन थर्ड लॉ भी इससे एक्सप्लेन हो जा रहा है। ये एक बार फिर से समझाऊं बच्चों, या समझ गए हो? हाँ, यही सबसे इम्पोर्टेंट और कंप्लीट लॉ है अपना ना, इसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। आयुष यार, ऐसा तेरे दिमाग में आया कैसे कि अपन भूत पकड़ने का काम करते हैं? ये क्या क्या रीजन है इसके पीछे? भूत पकड़े नहीं सकते। पता पता ही नहीं सकता। ये मूवी देख के इंस्पायर हो गया। ये अक्षय कुमार वाली मूवी नहीं आई थी? प्रगति कहाँ पे लिखना है? हाँ, ये भूल भुलैया उसका इफेक्ट है, और लक्ष्मी वगैरह ये सब जो है। दिया डायरेक्ट मैसेज मत कर भाई, वो वाले मैसेज कर। अकेले नहीं देखिए यार। यार इतना याद नहीं, वैसे मोस्टली तो नहीं देखी है। भूतों से भाई मुझे ही बहुत डर लगता है। मैं रात में ऐसा चांस नहीं ले सकता कि अकेले मूवी देखूं। तो बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं। सेकंड देखो क्या है। ये कनेक्शन समझ नहीं आया श्रेयस। सेकंड देखो क्या है। जो ये न्यूटन सेकंड लॉ है, इसको आप डायरेक्शन के साथ अलग अलग यूज कर सकते हो। एक्स एक्सिस में अलग, वाई एक्सिस में अलग, जेड एक्सिस में अलग। कुछ भी रिलेट कर देता है ये संदेश। तो मान लो अगर कहीं पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में आप चाहो तो अलग अलग इसको लॉ को अप्लाई कर सकते हो। एक्स एक्सिस में लगाना है तो एक्स एक्सिस पे जितना नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो बराबर m इंटू एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन।
वाई एक्सिस में ऐसे ही, तो आप ऐसे इसको डायरेक्शन वाइज अलग अलग लगा सकते हो। सिद्धि डराओ नहीं भाई, श्रवणी वो कार्टून भेज रही है, तुम मौजूद निकालने लग गई डरावने, ऐसे काम मत करो यार, बच्चे हैं, दिन के टाइम में डर जाएंगे हम लोग। थर्ड देखो बच्चों, थर्ड जो पॉइंट है वो ये बताता है कि ये जो लॉ है F इक्वल टू एम ए, ये, अरे अभी आवाजें आ रही थी तेरे यहाँ से, जैसे हॉरर मूवी में आती है ना धीमे धीमे, उसी टाइप से आ रही थी, तो हम लोग थोड़ा डर भी गए थे। हाँ वो तो मैंने बंद किया ना, पहले तो ऑन था वो। तो देखो ये जो लॉ है F इक्वल टू एम ए, ये इंस्टेंटेनियस लॉ है। इंस्टेंटेनियस मतलब जैसे कोई पार्टिकल जा रहा है, तो अभी मान लो यहाँ पहुंचा हुआ है, तो इस इंस्टेंट पे जो भी फोर्स लग रहा है, इस इंस्टेंट का फोर्स इस इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन देगा। हमें पास्ट में क्या हुआ है, फ्यूचर में क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस इंस्टेंट पे ये आप लॉ लगा रहे हो, उस इंस्टेंट का फोर्स लेना है, उस इंस्टेंट का एक्सीलरेशन लेना है। पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है ना। इट इज इंस्टेंटेनियस लॉ, मतलब जिस इंस्टेंट का हम फोर्स लेंगे उस इंस्टेंट का एक्सीलरेशन यूज करके F इक्वल टू एम अप्लाई करेंगे। तो ये हमने अब लॉ कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि इन लॉ को हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो अब थ्योरी पार्ट लगभग खत्म हो रहा है, अब हमारा प्रॉब्लम वाला पार्ट स्टार्ट होगा। तो अब प्रॉब्लम वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमें एक जरूरत पड़ेगी फ्री बॉडी डायग्राम की। तो अब हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे क्या होता है, और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो यहाँ पे FBD या फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री, देखो नाम क्या बताता है, फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब उस बॉडी का जिसका आपको डायग्राम बनाना है उसको फ्री कर दो, उसको बाकी दुनिया से फ्री कर दो ना, बाकी जो भी है उसके आसपास उनको हटाओ, और केवल उस बॉडी को बनाओ जिसको आपने सिस्टम लिया है, और उस सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्स दिखाने रहेंगे। तो इसमें देखो क्या करना है, जैसे मान लो एक ब्लॉक है
और उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी है। एक का मास MA है, बी का मास MB है, ये दोनों ऐसे ग्राउंड पे रखे हुए हैं। तो अगर हमने मान लो केवल ए को सिस्टम लिया, जिसको हम सिस्टम लेंगे उसका FBD बनाते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ए को हम लोग यहाँ पर अलग दिखा देंगे। तो आप अलग दिखाने में उसको पूरा उसका शेप दिखा सकते हो, या एक छोटा सा पॉइंट बना के भी दिखा सकते हो। और इस पे हम सारे फोर्सेस दिखाएंगे ना। तो ए पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, नीचे को इसका वेट लग रहा है, तो वेट दिखा देंगे M×G, प्लस ये जहाँ पे रखा हुआ है उस सरफेस पे कुछ ऊपर को नॉर्मल लग रहा होगा, मान लो N1, तो इस पे ऊपर को एक हम नॉर्मल दिखा देंगे। समझो बच्चों, जब हम ए का FBD बनाएंगे तो ए पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखाएंगे, न कि ए क्या क्या फोर्सेस लगा रहा है वो। ए किसी और पे कुछ फोर्स लगा रहा है वो नहीं दिखाना है ना। जैसे बी ने ए पे ऊपर N1 लगाया, तो ए क्या होगा, बी पे नीचे को N1 लगाएगा, एक्शन रिएक्शन। लेकिन ए ने क्या फोर्स लगाया वो हमें नहीं दिखाना है, ए पर क्या क्या फोर्स लगाया बस वो दिखाना है ना। जब हम बी का FBD बनाएंगे ना, जब हम बी को सिस्टम पकड़ेंगे, जब हम बी को सिस्टम पकड़ेंगे तो हम बी पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखाएंगे। बी पे नीचे को उसका वेट लग रहा होगा, प्लस ए ने उस पे नीचे को N1 लगाया, तो नीचे को N1 लगा देंगे। बी पे क्या क्या लग रहा है वो देख रहे हैं। और ग्राउंड इस पे ऊपर को कुछ मान लो N2 लगा रहा है, तो ग्राउंड का ऊपर को फोर्स N2 लगा देंगे। इस N1 को हम अभी ऐसे दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे एक पॉइंट बना करके उसमें भी दिखा सकते हो। नीचे को MB दिख रहा है, प्लस नीचे को N1 है और ऊपर को N2 है। यहाँ पे भी ऐसे दिखा सकते हैं, नीचे को MG, ऊपर को N1। समझो, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जिस बॉडी को आप सिस्टम ले रहे हो केवल उस बॉडी को का डायग्राम बनाना है, बाकी सब हटा देना है, ताकि हमारे लिए सोचने का काम आसान हो जाए। समझो बच्चों, अगर मान लो मैंने A प्लस बी दोनों को सिस्टम ले लिया, A प्लस बी दोनों अगर हमारे सिस्टम हो जाए, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा। हाँ, 1 मिनट अभी करने को देता हूँ। अगर दोनों सिस्टम हो जाएंगे तो एक तो या तो आप दोनों का डायग्राम बनाओ, या फिर दोनों को मिला करके एक पॉइंट मास बना दो। तो पूरे पे अब क्या होगा, नीचे को एक तो उनका वेट एक्ट कर रहा होगा, प्लस जब फ्री बॉडी डायग्राम में हम केवल बाहर के फोर्स दिखाएंगे और बाहर से N2 लग रहा है, N1 नहीं दिखाएंगे ना, जो आपस में फोर्स लग रहा है वो नहीं, ऊपर को ग्राउंड से N2 लग रहा है ना, नीचे से ग्राउंड से N2 आ रहा है ना, वो N2 लगाएंगे और नीचे को उन दोनों का वेट लग रहा है ना। तो हम ऐसे बना सकते हैं। अब देखो, अक्सर बच्चों जो हम फोर्स दिखाते हैं, तो ये भी तरीका सही है, आपने ऐसे N2 दिखा दिया, ऐसे नीचे को उनका वेट दिखा दिया। लेकिन नॉर्मली हम जो तरीका फॉलो करते हैं वो हम ऐसे फॉलो करेंगे। जो भी फोर्स हमें बॉडी पे दिखाना है, उस फोर्स का टेल हम बॉडी पे रखेंगे, और जिधर को वो फोर्स जा रहा है उधर को एरो बनाएंगे। तो हमें जैसे वेट दिखाना है, तो वेट का टेल हम बॉडी पे रख के नीचे को ऐसे फोर्स दिखाएंगे, और ऊपर को यहाँ पे N2 लग रहा है तो ऊपर को N2 दिखाएंगे। नॉर्मली हम ऐसे दिखाते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सोचना इजी रहता है। इस वाले में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप ये ना तरीका यूज करके ये करो ना, मैं इसको थोड़ा प्रायोरिटी दूंगा। नॉर्मली मैं फ्री बॉडी डायग्राम में यही तरीका लगाऊंगा। जिस भी फोर्स को ड्रॉ करना है
उस फोर्स का टेल रखना है बॉडी पर ना, जैसे N2 ड्रॉ करना है तो ये पूरा सिस्टम पे कहीं पे भी N2 रख दो और जिधर को लग रहा है उधर को एरो बना दो ना। यहाँ वेट दिखाना है तो बॉडी पे हमने टेल रखा और नीचे को वेट लग रहा है तो नीचे को एरो बना दो। अब ये नोट कर लो। देखो सानिध्य बी पे क्या क्या हो रहा है। जैसे ए पे अगर आप देखोगे तो ए का वेट नीचे को लग रहा है और ए के वेट को रोकने के लिए क्या हो रहा है, बी वाला सरफेस इसके ऊपर को नॉर्मल लगा रहा होगा ना, तभी ना ए यहाँ पे रुका हुआ है। ए पे नॉर्मल कौन लगाएगा, बी वाला ही लगाएगा ना। सानिध्य ये बात समझ आ रही है। अब देखो बी वाले ने अगर ए पे ऊपर को नॉर्मल लगाया तो न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन से आप नाराज हो जाएंगे अगर ये बी ए पे लगाएगा और ए बी पे नहीं लगाएगा तो, क्योंकि एक्शन रिएक्शन होना चाहिए ना। तो ए वाला बी पे नीचे को लगाएगा। हाँ श्रावणी करेंगे, जल्दी करेंगे। ये मतलब डरा करके ऑफलाइन करा रही है श्रावणी तो। ऐसे खतरनाक खतरनाक सिंबल बना रखे हैं कि नहीं किया तो फिर पीछे भूत छोड़ने वाली हूं मैं। नहीं नहीं, दिवाली के बाद नहीं, 1-2 वीक में हो जाएगा। अभी पहला वीक तो अभी 12th का किया है, वो खत्म नहीं हुआ है। 1-2 वीक सब सही से चलेगा फिर कर देंगे। डाउट सेशन तो ऑफलाइन कर ही दिया है ना भाई। डाउट सेशन तो कब का मैंने बोला हुआ है कि जो जिसको भी डाउट है आके ऑफलाइन में पूछ लिया करो। तो यहाँ पे देखो ऊपर N1 लगा तो बी ने ए पे N1 लगाया तो ए बी पे N1 नीचे को लगाएगा, तो इसलिए इस पे नीचे को N1 लगाया। तुम्हें श्रेयस आने में क्या दिक्कत है, शिरडी से जाओ प्रसाद उठाओ और चल दो इधर। देखो यहाँ पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा देता हूँ ताकि और आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो ऐसे दिखा देता हूँ, ए बी और ग्राउंड। तो देखो ए पे उसका वेट नीचे को एक्ट कर रहा है और साथ में देखो ये जो सरफेस है ये इस पे ऊपर को नॉर्मल लगा रहा है। अभी समझाने के लिए मैं नॉर्मल को क्या करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। इस पे ऊपर को यहाँ पे नॉर्मल लगा तो एक्शन रिएक्शन इसने नीचे को नॉर्मल लगाया। अब इस पे इसका वेट नीचे को लग रहा है प्लस ऊपर से नॉर्मल लग रहा है और ग्राउंड इस पे ऊपर को N2 लगा रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड इस पे ऊपर को लगा रहा है तो ये ग्राउंड को पे नीचे को N2 लगा रहा होगा ना। नहीं नहीं वैष्णवी, डाउट के लिए भी वो बुलाएंगे, अभी मैं उनको बोलूंगा कुछ टाइम में बुलाने लगेंगे। फिजिक्स के लिए तो आ जाओ, मैथ के लिए भी मैं बोल देता हूँ। यार अभी पहला एमटी तो ऑनलाइन ही रखेंगे, पहला एमटी ऑनलाइन होगा क्योंकि इतनी जल्दी नहीं होगा, तब तक क्लास शुरू कर लें यही बहुत है ना। बच्चों फोर्स समझ आ रहा है, यहाँ पे मैंने सारे फोर्स दिखा दिए। ये इस पे ऊपर N1 लगा रहा है तो एक्शन रिएक्शन इस पे नीचे N1 लग रहा है। ग्राउंड इस पे ऊपर N2 लगा रहा है तो एक्शन रिएक्शन ग्राउंड पे नीचे लग रहा है। तो इसका एफबीडी बनाओगे तो क्या क्या फोर्सेस होंगे, नीचे को N1, नीचे को इसका वेट और ग्राउंड से ऊपर को N2। समझ आ रहा है बच्चों।
हो गया, ये एफबीडी बनाने का काम हो गया है। कौन सा बच्चा है श्रेयस, ए प्लस बी का? बाकी के आकाश भी चल रहा है, और भी कुछ कुछ है, एक स्मार्ट करके है वो चल रहा है, बाकी भी लोग चला रहे हैं, लेकिन वही है, अभी किसी ने ओपन नहीं किया है, ऐसे बता नहीं रहे हैं। साक्षी देखो, जब ए और बी दोनों को सिस्टम पकड़ोगे तो N1 तो इनके बीच का फोर्स है ना, वो नहीं दिखाओगे, केवल बाहर का फोर्स दिखाना है। 2-3 दिन ही छुट्टी रहेगी आयुष। मैं क्या बोल रहा हूँ, N1 देखो इनके बीच का फोर्स है ना, तो जब दोनों सिस्टम हो जाएंगे तो N1 ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों मिलके कट जाएंगे ना, दिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चों समझ रहे हो, जब दोनों को सिस्टम पकड़ोगे तो इस पे ऊपर N1, इस पे नीचे N1, तो दोनों मिलके कट जाएंगे ना, तो इंटरनल फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कट जाना है। ये तो है यार, उनका नाम ही स्मार्ट नहीं है, वो लोग काम भी स्मार्ट कर रहे हैं। स्मार्ट ऐसे ही एक स्मार्ट कोचिंग है। नहीं, वो लोग रिजल्ट में स्मार्ट नहीं है, वो बाकी फर्जी कामों में स्मार्ट है, रिजल्ट तो उनके यहाँ से कुछ भी नहीं आता। उनके यहाँ से अगर 95 भी आ जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, 95 परसेंटाइल भी। तो अब बच्चों कुछ एफबीडी बनाने की प्रैक्टिस कर लो। वो उनका बच्चा नहीं है यार, वो लोग स्मार्ट, मैंने बोला ना फर्जी कामों में स्मार्ट है। वो आदित्य कुदरे जिसका फोटो छापते हैं, वो पुणे में जाके पढ़ा हुआ है, कोई एम प्रकाश में। उनका काम ही बस स्मार्ट वाला है, कोई भी बच्चे का रिजल्ट छाप देते हैं। तो ये बच्चा उनको जानता है, इसलिए उसको डाला हुआ है, बच्चा जानता है शायद, बट पढ़ा नहीं है उनके यहाँ। नहीं नहीं, पैसे भी नहीं मिले, वो लोग स्मार्ट लोग हैं, पैसे भी नहीं देते और छाप भी देते रिजल्ट। तुम अगर एक बार भी इंक्वायरी करके आ गए, फिर तुम कहीं भी पढ़ लो, तुम्हारा रिजल्ट छाप देंगे वो। इंक्वायरी भी कर दिया तुमने तो। हाँ हाँ, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो एक्चुअल में शुरू में हम लोग के ग्रेविटी में पार्टनर थे, जो उसके ओनर है। हाँ हाँ, शिरडी भी आए हैं एकदम। हाँ हाँ, प्रमोद पाटिल। यार नासिक के बच्चों को वो बेवकूफ बना चुके हैं, 2-3 साल से बना रहे हैं, हम सबको पता चल गया कि यहाँ पे कुछ नहीं होना है। तो अब वो शिरडी जाएंगे, उधर बेवकूफ बनाएंगे कुछ दिन तक, आदित्य कुदरे का रिजल्ट छाप करके। श्रेयस, तुम सतर्क कर दो उधर के बच्चों को।
चलो बच्चों, और ऐसे हम लोग करते हैं। मान लो एक ब्लॉक है, इस पे इधर को F1 लग रहा है, इधर को F2 लग रहा है। ये स्मूथ है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं है अभी। कौन सा क्रिस का सेंटेंस? अच्छा, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग है। नहीं नहीं, वो मेरी बात का बुरा नहीं मानते, मेरे पुराने पार्टनर हैं तो इतना चलता है हम लोगों का। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। बच्चों ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। वो वहां पे कुछ भी हो सकता है श्रेष्ठ, ये छोटी बात है, इतनी तो मैं सोचता भी नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, जाने दो उनको और ब्लॉक पे फोकस करो। हाँ, वो एक्चुअली में उनके कॉलेज में था ना, कॉलेज का फोटो डाला हुआ। उस टाइम पे हम लोगों ने अपना कॉलेज का नहीं किया था टाई अप, तो उनके कॉलेज में था वो। स्टार्टिंग में बताया ना मैंने, वो हम लोग के पार्टनर थे, तो कॉलेज उनका था ना, कॉलेज पार्टनर टाइप थे वो। हाँ हाँ, उनका कॉलेज है ना, इसमें थे वो। बाकी तो फोटो तो देखो वो सबके साथ खिंचवा देंगे। अभी लास्ट ईयर अपना ओम गुंजाल था, उसके साथ भी फोटो है। अभी देखो सिद्धि पढ़ रही है, इसके साथ भी फोटो आएगा कुछ दिनों में। सिद्धि बता, फोटो आएगा कि नहीं? सिद्धि अब बोलेगी नहीं। 10th का नहीं, अभी 12वीं का आएगा, 12वीं का। सिद्धि का 12वीं का आएगा ना। चलो बच्चों, अब बकवास की बातें नहीं करो, टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं हम लोग। तो देखो, इस ब्लॉक का अगर हम लोग एफबीडी बनाएंगे। अरे ये फुल फॉर्म क्या है, जब ओम का आया तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा ना कि सिद्धि का भी आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर F2 एक तो ब्लॉक पे लगा हुआ है, तो हम F2 दिखा देंगे। नॉर्मली देखो, हम हेड नहीं दिखाएंगे ब्लॉक पे ना, टेल दिखाएंगे। तो हम ऐसे F2 दिखा देंगे। नीचे को F1 लग रहा है, ऐसे वो दिखा देंगे। नीचे को वेट लग रहा है mg। और ऊपर को देखो, यहाँ ग्राउंड ऊपर को नॉर्मल लगा रहा होगा ना, तो ऊपर को ऐसे नॉर्मल दिखा देंगे। और ग्राउंड पे अगर हम सोचे तो ग्राउंड पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं ग्राउंड ने,
एम पे ऊपर को एन लगाया तो एक्शन रिएक्शन, ग्राउंड पे नीचे को एन लग रहा हो। समझो बच्चों? सेंटर नहीं करण, उस पे ब्लॉक पे कहीं पे भी टेल रख के ऐसे दिखा दोगे फोर्स ना। सेंटर नहीं, वो कहीं पे भी फोर्स लग रहा होगा, आप बस ऐसे दिखा दोगे ये कि ऐसे लग रहा है। कोई जरूरी नहीं कि सब सेंटर पे लगे, ये बस समझने के लिए है ना। और कोई जरूरी नहीं है कि आप ब्लॉक का पूरा डायग्राम बनाओ। अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना है तो बस आप ऐसे एक पॉइंट मास दिखा दो और उस पे फोर्सेस दिखा दो। ठीक है बच्चों। क्रिस देख, ग्राउंड पे एन क्यों लगा? ग्राउंड ने ब्लॉक पे लगाया ना, ग्राउंड ने ब्लॉक पे ऊपर को लगाया। ये ग्राउंड जो है ये ब्लॉक पे ऊपर को लगा रहा है, तो एक्शन रिएक्शन ब्लॉक जो होगा वो ग्राउंड पे नीचे को लगाएगा। ठीक है क्रिस। एक और एफबीडी बनाओ यहाँ पर। मान लो दो ब्लॉक हैं, ए और बी। और इधर को एफ फोर्स लग रहा है। हाँ वैष्णवी, पेज से ही जानता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर इधर को मैंने फोर्स लगाया तो अब ये सारे ब्लॉक इधर को चलेंगे ना। तो हमें अब बताना है ड्रॉ एफ बी डी और ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ए प्लस बी। हाँ सरफेस स्मूथ है बच्चों ना। जब तक हम लोग फ्रिक्शन पढ़ नहीं लेंगे तब तक फ्रिक्शन का क्वेश्चन हम लोग नहीं देने वाले। हाँ सानिध्य, तो दो नॉर्मल आ जाते ना, बगल में दीवार होती तो उधर से भी नॉर्मल। कोई भी बच्चों डाउट में डायरेक्ट मैसेज नहीं करो ना, सबको समझ आना चाहिए ना कि डाउट क्या पूछा जा रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ। हो गया? पढ़ाया है ना भाई, ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? जितने भी उसमें बच्चों के फोटो पड़े हैं सबको पढ़ाया है तभी फोटो डाला है ना, ऐसे थोड़ी डाल दूंगा।
तो देखो ये क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे ए पे, तो क्या होगा यहाँ पर, ए पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो ए वाला क्या होगा, तो तू जानती है रेडियोग्राफी को श्रावणी? हाँ यार श्रेयस, देखो ये बच्चे कैसे कैसे काम कर रहे हैं यार, बच्चे सब कर रहे हैं यार, ये सही बात नहीं है भाई। अच्छा फोटो की वजह से ही ना, फोटो की वजह से, तो यार अब तो वो पुरानी बात हो गई, अब तो मैं जो बोलूंगा तुम लोग को मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास अब पता करने का कोई तरीका नहीं है, अब तो तुम लोगों को मानना ही पड़ेगा, तुम जानते तो हो नहीं तो क्या करोगे अब। यार ये तू भी जानता है, हॉलैंड में हो गया ये भी पता है। पता नहीं यार, मेरे को इतना तो नहीं पता, बस उसका फेसबुक पे देखा था मैंने, वो जब जा रहा था तो मैसेज डाला था मैंने, इतना नहीं देखा था कि कौन सा जगह जा रहा है, ये सब तो नहीं पता। तो यार मैं जाने के बाद थोड़ी कोई का ट्रैक रखूंगा, इतने बच्चे पढ़ के निकल गए यार, अब मैं किसको किसको देखूंगा कौन कहाँ जा रहा है, कोई फंस नहीं गए कुछ भी। तो तो बच्चों अब हम लोग, नहीं नहीं शक वाली तो कोई बात नहीं है, अपने इस वाले क्लास में कोई तो ऐसा बच्चा है जो जिसको रजत राठी ने भेजा है, वही बता सकता है इसमें या ट्वेल्थ वाले बैच में, वो बता सकता है क्योंकि वो उसके सामने वाले फ्लैट में रहता है, मेरे को याद नहीं 11th वाला बैच है या 12th वाला, शक मैं क्लियर कर देता हूँ रुको। अब ये मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि ये 11th वाले बैच में वो बच्चा है या 12th में, जो एग्जैक्टली उसके फ्लैट के सामने रहता है। चलो बच्चों, अबे यार ये श्रेयस तो कुछ भी रिलेट करता है। रजत राठी की रैंक भाई 37 थी ओपन कैटेगरी में, वो अब तक की बेस्ट रैंक है नासिक के बच्चों की, नासिक में रह के पढ़ने में जो रैंक आती है, 37 अब तक की यहाँ की बेस्ट रैंक है। हाँ आईआईटी बॉम्बे सीएस। तो देखो बच्चों अब यहाँ पर देखो, जब हम ए पे फोर्स लगाएंगे ऐसे, तो ए वाला बी वाले पे फोर्स लगाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बी वाला ए पे फोर्स लगाएगा, तो इनके बीच वाले फोर्स को हम कुछ मान लेते हैं N1, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मान लेते हैं कुछ N मान लेते हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा वो NA, बी पे जो नॉर्मल लगेगा ग्राउंड से वो NB। तो अब देखो फोर्सेस क्या क्या हो जाएंगे, ए का जब FBD बनाएंगे, नहीं नहीं सावनी वो यहीं पे पड़ा हुआ है, अंधे ये नासिक पेस में पड़ा हुआ है। फोटो, उसकी फोटो रख के मैं क्या करूंगा, मेरे पुराने प्रोफाइल वगैरह में पड़ी होगी, मतलब पुराने रिजल्ट जो आते थे तो अगर उसमें डाला होगा तो पता नहीं। नहीं नहीं कोई नहीं,
कोई मामी वामी बोल नहीं रही थी, अब सावनी ऐसे कुछ भी बातें कर रही है। वो प्रवासी का था विनय, हाँ विनय का सही होगा क्योंकि वो प्रवासी एकेडमी का था, तो अगर तेरा भाई भी प्रवासी का होगा तो हो सकता है वो जानता हो। अगर जानते हो तो डायरेक्ट पूछो ना यार, फिर क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हो तुम लोग। चलो देखो इधर, अगर जानते हो तो वो सबसे बेस्ट है। तो देखो अब इधर यहाँ पे क्या है, इस पे इधर को एफ फोर्स लगा, फिर बी वाला ए वाले पे फोर्स लगाएगा तो इधर को एक एन लग जाएगा, और इस पे नीचे को इसका वेट एक्ट कर रहा होगा, और ग्राउंड से एक ऊपर को नॉर्मल आ रहा होगा। अरे ये मजे ले रहे हैं यार श्रेयस, ये जानते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जानते हैं तब तो ये पूछ सकते हैं ना, फिर तो क्या ही दिक्कत। नहीं जानते तो दिक्कत है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, हाँ देखो ये साइड से एन लगाया है ना, तो ये जब ए वाला बी को प्रेस करेगा तो बी वाला ए को प्रेस करेगा ना, और एन हमेशा कैसा होता है, पुशिंग नेचर का होता है ना। ए अगर बी पे इधर को प्रेस करेगा तो बी ए को इधर को प्रेस करेगा। वैष्णवी तू बकवास मत कर, तू कुछ भी बातें करती रहती है। देखो इधर, वृंदा राठी वाले रैली में वो स्मार्ट के जो प्रमोद पाटिल सर है वो आगे बढ़ के मीडिया को बता रहे थे कि मैंने पढ़ाया मैंने पढ़ाया। वो उस टाइम पे मैनेजमेंट देखते थे, तो ऐसी रैली का क्या भरोसा जिसपे मैनेजमेंट वाला बंदा आगे आके बता रहा है मैं पढ़ाया। रैली में वो पूछा जा रहा है वृंदा राठी को कैसे पढ़ाया गया, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ऊपर को, यार मैं इन सब जगह थोड़ा पीछे ही रहता हूँ, मैं जिनको आगे जाना रहे भेज देता हूँ मैं। उसकी रैंक 1 थी गर्ल्स कैटेगरी ऑल इंडिया। तो यहाँ पे बच्चों ये समझ आ रहा है, बी का बीडी क्लियर है सभी को। एडवांस में यार उसने पढ़ाई नहीं की, उसका पहले केवीपीवाई में जाना था उसको, IISc बैंगलोर में। तो उसने मेंस होने के बाद वो पेरिस चली गई घूमने के लिए, तो एडवांस में क्या ही रिजल्ट आएगा। बट फिर भी उसका 800 रैंक आया था जनरल कैटेगरी, केवीपीवाई में 12th रैंक थी, जेई एडवांस में 800 रैंक। तुम लोग यार अब टाइम पास करो, मैं कोई बातें नहीं कर रहा हूँ, अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। एक दो और FBD बना लो, फिर हम लोग अब आगे करते हैं। 1 मिनट रुको बच्चों। देखो ये A+B का जब हम एक साथ बनाएंगे तो इस पे टोटल वेट नीचे को दिखा देंगे, बाहर से F फोर्स लग रहा है और टोटल ग्राउंड से 2 नॉर्मल लग रहे थे ना, तो दोनों मिलाकर के ऊपर को दिखा देंगे। बीच का जो इनका इंटरनल फोर्स है ना, वो अब दिखाने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे इंटरनल फोर्स है। समझो पूरा सिस्टम पे जो बाहर से फोर्स है केवल वो लगाएंगे ना।
यहाँ पे देखो हमने बच्चों सीलिंग से एक स्ट्रिंग के थ्रू एक मास को सस्पेंड किया हुआ है, तो हमें इस मास का एफबीडी बनाना है और इस स्ट्रिंग का एफबीडी बनाना है। हुआ बच्चों? अब मैं कोई बकवास की बातें नहीं कर रहा, पढ़ाई पे फोकस करो बच्चों, पूरा टाइम चला गया आज का यही सब बकवास की बातों में। हो गया बच्चों इसका एफबीडी? नीचे को mg लग रहा होगा इस पे, और स्ट्रिंग में टेंशन आता है ना, टेंशन की वजह से स्ट्रिंग किधर को फोर्स लगाएगी? टेंशन की वजह से बच्चों स्ट्रिंग किधर को फोर्स लगाएगी? ऊपर को, तो इस पे ऊपर को फोर्स लग रहा होगा ना। तो हम जब ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो उस पे ऐसे दिखाएंगे, नीचे को mg और ऊपर को t। फिर देखो एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ली है वो मासलेस है, एक मासलेस स्ट्रिंग में हमेशा हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। तो ये मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप याद कर लो, ये हर जगह जरूरत पड़ेगी। एक मासलेस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग ने अगर ब्लॉक पे ऊपर को टी लगाया तो ब्लॉक स्ट्रिंग पे किधर को कितना फोर्स लगाएगा? स्ट्रिंग ब्लॉक पे ऊपर को टी लगा रही है तो ब्लॉक स्ट्रिंग पे टी नीचे को लगाएगा। मासलेस हो सकता है वेदांत, बहुत सारी चीजें मासलेस होती है, अपने क्रिस को ले लो, क्रिस भी क्या है? तो मासलेस मतलब अगर कोई बहुत लाइट बॉडी है तो उसको हम लगभग मासलेस लेंगे, और यहाँ पर हम लोग, क्रिस कहाँ गया? कुछ रिप्लाई नहीं किया क्रिस ने। क्रिस चला गया, खाने पीने की बहुत हो गया, वेट बढ़ा के रहूंगा मैं। तो अब देखो बच्चों ये लाइट है और ये
अपनी जगह रुका हुआ है ना, तो ये सीलिंग को भी अपनी तरफ खींच रहा होगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन की वजह से हमेशा क्या होता है, हर एक पॉइंट पर स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है उसको वो अपनी तरफ खींचता है अंदर को। तो यहाँ पे इस एंड पे सीलिंग को नीचे को खींच रहा होगा, तो बदले में एक्शन रिएक्शन सीलिंग इसको ऊपर को खींच रहा होगा। तो स्ट्रिंग पे ये दो फोर्सेस लग रहे हैं और इसलिए वो रुका हुआ है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया श्रावणी, बट थैंक यू। तो और अगर हम सीलिंग पे फोर्स देखें तो सीलिंग पे क्या हो रहा होगा, स्ट्रिंग सीलिंग को नीचे को खींच रहा होगा टी फोर्स से। अब आया क्रिस का रिप्लाई इतनी देर बाद आया। भाव मतलब तो भाई, कदम मतलब बच्चा। अच्छा, अच्छा भाव कदम कॉमेडियन का नाम है। बच्चों यहाँ सब पे समझ आया है बीडी कैसे कैसे बना है। बीडी अब बाकी, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, उसमें बनाते रहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, न्यूटन्स के लॉ अप्लाई कैसे करेंगे। क्या है, वैसे बना सकते हैं क्या जैसे आपने टेंशन इन स्ट्रिंग के साम बता था। क्या हो गया ये। हाँ यार, थोड़े तो संगत का असर हो ही जाता है। सर को अभी ऑपरेशन के बाद सब कुछ एचडी में दिख रहा है। चश्मा हटाने के बाद उनकी जिंदगी में अब सब कुछ एचडी हो गया है। पहली बार उनको पता चला कि अच्छा ये भी चीजें थी दुनिया में। बहुत सारी चीजें वो देख ही नहीं पाते थे। एचडी में न दिखने की वजह से उन्होंने पार्किंग की तो अपनी हालत खराब कर रखी थी। अब पार्किंग भी सही सलामत रहेगी उनकी। अरे जाने दो भाई। क्रिस, क्रिस की वैसे इतने मजे लेते रहते हो, ऊपर से तुम लोग फाइन अलग लगवाओगे क्रिस पे। क्रिस पे थोड़ा रहम करो। नहीं यार, फोन पे बात हुई थी तभी उन्होंने बताया कि अब मेरी जिंदगी बदल गई है। सब मुझे अभी सुपर एचडी में दिख रहा है। तो वो अभी बस देखने का मजा ले रहे हैं, वो हर तरफ बस देखते रह रहे हैं कि वाह क्या क्या आनंद आ रहा है। तो अब देखो, हो सके तो आज बाहर निकले वो। आज तुम लोग की बैच में है क्या। पता नहीं, मैंने तो बोला था अभी इस वीक आराम करने को, बोल तो रहे थे शायद नहीं अभी क्लास लूंगा मैं आज से। तो अब मुझे पता नहीं यार, अगर आज वो लेने वाले होंगे, बोला तो है उन्होंने, तो तुम लोग को पता चल जाएगा फिर। और ये जरूर से पूछ लेना कि अभी चश्मा हटवाने का रीजन क्या है। ऐसा क्या हो गया कि अभी ग्लासेस हटवाएं।
नॉर्मली मुझे जहां तक मुझे पता है शादी के टाइम लोग हटवाते हैं, तो बाकी तो बच्चे समझदार ही हैं, वो बाकी तो पता कर ही देंगे अब। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ। जो भी न्यूटन के हमने लॉ पढ़े वो अब हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब यार जिंदगी में दिक्कतें हैं तो चश्मा हटाने से कौन सी दिक्कत रिमूव होगी, वो तुम लोग समझदार हो, तुम लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ। विनय का क्या मैसेज है? एक मिनट, विनय का मैसेज कहाँ गया? सर का आए आउट ऑफ टाइम था। आयुष यार ये मुझे नहीं पता कि शादी क्यों नहीं हो रही है, बट अब उम्मीद कर रहा हूँ कि चश्मा हटाने के बाद तो हो ही जाएगी। तो अब लगता है मुझे जल्दी तुम लोग को गुड न्यूज मिलने वाली है। अब चलो बच्चों जल्दी हम लोग फोकस करते हैं, हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ। नासिक में तो नहीं होगी, सर ने कुछ बोला है, वो कुछ डेस्टिनेशन वेडिंग होती है वो करने वाले हैं। ये नई नई चीजें आ गई हैं भाई, तो मैं भी घूम आऊंगा इसी चक्कर में, डेस्टिनेशन वेडिंग कहाँ क्या होगा। इसी बहाने मुझे भी लॉस एंजल्स एंजल्स जाने का मौका मिल जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग शिरडी में नीम के पेड़ के नीचे होगी। ठीक है, सही है ये तो। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, ये श्रेयस श्रेयस के सारे ये डायलॉग मैं सर को बताता हूँ एक बार, कि श्रेयस ने सजेशन दिया है कि डेस्टिनेशन वेडिंग शिरडी में नीम के पेड़ के नीचे रखने के लिए। आप श्रेयस तू देख ले अपना, मैं सर को बताने वाला हूँ कि श्रेयस ने ऐसे बोला। आप देखो आज कई दिन बाद प्रदन्या आई है, नहीं प्रदन्या नहीं, वो कोई और था बोलती थी, प्रदन्या आप बोल रही। चलो बच्चों आप पढ़ाई करते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ यार श्रेयस, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तो देखो बच्चों अब ये हम लोग इसमें देखो कुछ स्टेप्स है वो हम लोग ध्यान रखेंगे जब भी हम न्यूटन्स का लॉ अप्लाई कर रहे होंगे ना। तो जैसे हमारा पहला स्टेप होगा जब भी न्यूटन का लॉ अप्लाई करना होगा, तो सबसे पहला स्टेप होगा आइडेंटिफाई द सिस्टम ना। जैसे कई सारे ब्लॉक्स लगे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो किस पे आप न्यूटन का लॉ अप्लाई करोगे ना, उस सिस्टम को पहले आप आइडेंटिफाई करोगे। तो पहला स्टेप होगा
सिस्टम आइडेंटिफाई करो। एक बार सिस्टम आइडेंटिफाई होने के बाद क्या मजे ले रहा है, मैंने कहा 10 सेन लिया, ये क्या हुआ? यार अब मैं चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम लोग पढ़ाने दो। टेंशन, मैंने कहा टेंशन लिया, मैंने कहा अच्छा अच्छा ओके ओके। तो देखो बच्चों, एक बार आपने सिस्टम आइडेंटिफाई कर दिया, तो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उस सिस्टम पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ फोर्सेस तो क्लियरली दिखते हैं, कुछ फोर्सेस हमें सिचुएशन देख के खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जैसे यहाँ पर ड्रॉ ऑल फोर्सेस ऑन सिस्टम, फोर्सेस मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल की बात नहीं हो रही है। तो जैसे मैंने एक ब्लॉक को ऐसे ग्राउंड पे रखा और इधर को एफ फोर्स लगा दिया, तो क्वेश्चन में तो आपको केवल ये एफ फोर्स दिया हुआ है, लेकिन आपको अब खुद से समझना है कि एक ब्लॉक को अगर हमने ऐसे ग्राउंड पे रखा है तो एक तो इसका वेट नीचे को एक्ट कर रहा होगा, तो ये आपको खुद से ड्रॉ करना है, ये कोई बताएगा नहीं कि वेट होता है नीचे को लगता है। प्लस ये ग्राउंड पे रखा है तो ग्राउंड से एक नॉर्मल आ रहा होगा, वो आपको खुद से ड्रॉ करना रहेगा। एफ क्वेश्चन में दिया है वो भी ड्रॉ कर दो। तो सेकेंड स्टेप का मतलब समझ लो, ड्रॉ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, जो नहीं भी दिए हैं वो आप खुद से सोच के ड्रॉ करो। एक बार सारे फोर्सेस आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि क्या क्या फोर्सेस है, तो उसको देख करके आप फिर उसका एफबीडी बना दो। एक बार सारे फोर्सेस पता हो गए तो अब उसका एफबीडी बना दो। ना एफबीडी बनाने के बाद जो भी फोर्सेस उस बॉडी पे लग रहे हैं, उन फोर्सेस वहां पर पहले आप एक्सिस बनाओ। ना एफबीडी में ड्रॉ एक्सिस, ना जैसे कि इस क्वेश्चन में एक इधर फोर्स है, एक नीचे, एक इधर है, तो हम लोग यहाँ पे इधर को ऐसे एक्सिस बना लेते हैं, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ना एक्सिस बना लो। अब जो फोर्सेस एक्सिस में है वो तो एज इट इज यूज हो जाएंगे, जो एक्सिस में नहीं होंगे उनको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व ऑल फोर्सेस अलोंग एक्सिस। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है और इस पे हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं थीटा एंगल पर, तो यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, इस पे नीचे को mg लग रहा है, ऊपर को n लग रहा है, और इस f को ये थीटा एंगल पे लग रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसे दिखा देंगे mg n और ऐसे f लग रहा है थीटा एंगल। तो अब यहाँ पे हम एक्सिस बनाएंगे, तो एक्सिस आप किधर भी बना सकते हो। नॉर्मली हम एक्सिस में एक्स एक्सिस उधर को लेंगे जिधर को ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, जिधर को ये जा रहा होगा, तो अगर ये ग्राउंड पे जा रहा है तो हम इधर को एक्स एक्सिस ले लेंगे और ऊपर को वाई एक्सिस ले लेंगे। अब एन ऑलरेडी वाई एक्सिस में, mg भी वाई एक्सिस में, केवल ये f को रिजॉल्व करना है, तो f को रिजॉल्व कर देंगे, f cos थीटा और इधर f sin थीटा। एक बार एक्सिस में रिजॉल्व कर दिया तो ये x एक्सिस में जा रहा है ना, जिधर जा रहा है उधर को हमने x एक्सिस लिया है ना। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, टेक x एक्सिस इन डायरेक्शन ऑफ
एक्सिलरेशन, अगर जिधर को जा रहा है उधर को एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस में नहीं जा रहा है ना, तो वाई एक्सिस में एक्सिलरेशन 0 होगा ना। फिर आप क्या करोगे, जितने भी एक्स एक्सिस में फोर्स है वो सबका सम निकालोगे, वो बराबर कर दोगे m इंटू ए। यहाँ पे एक्सिलरेशन एक्स में ही है और वाई एक्सिस में सारे फोर्सेस का सम निकालोगे। ये कौन सा स्टेप हुआ, 6th स्टेप। वाई एक्सिस में सारे फोर्सेस निकालोगे, वो m इंटू ए वाई। अब ए वाई तो 0 है ना, एक्स में वो जा रहा है, तो ये वाला टर्म 0 को इक्वल कर दो। समझो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नोट करो, फिर अब हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये स्टेप्स नोट कर लो। तो जैसे यहाँ पे देखो, मान लो हमने एक ब्लॉक लिया, हाँ इसका ये देखो, ये जो साइन बनाया मैंने, इसका मतलब होता है सम करना, सारे वाई एक्सिस वाले फोर्सेस का सम करना। ये सारे एक्स एक्सिस वाले फोर्सेस का सम निकालोगे, नेट निकालोगे ना। यहाँ पे ये जो साइन होता है, ये साइन है सम करने का, समेशन बोलते हैं। ये श्रावणी तो ऐसे बोल रही जैसे मैं ही मुहूर्त निकालने वाला हूँ। मैं थोड़ी डिसाइड करूंगा, ये विजय सर डिसाइड करेंगे और पंडित जी डिसाइड करेंगे, पिताजी डिसाइड करेंगे, मैं थोड़ी डिसाइड करूंगा कि कब रखना है। मेरा तो काम है भाई, जितनी जल्दी शादी हो अपन डेस्टिनेशन वेडिंग अटेंड करें और मजे लें। हाँ मेरे पिताजी गांव में रहते हैं, बट बनारस वाले गांव में नहीं रहते, वो कानपुर वाले गांव में रहते हैं। हाँ श्रेयस, पेड़ तो हर जगह रहेंगे यार। जो तुम्हारे शिरडी में पेड़ है वही पेड़ यहाँ नासिक में भी है और वही यूएस में भी है। हाँ यार, एक बार आए थे जब मैंने ओपन किया था, ओपनिंग थी फर्स्ट डे, उस दिन ही आए थे वो। आगे चलें बच्चों, क्वेश्चन करें। मान लो ये यहाँ पे हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ पे मान लो 10 kg का ब्लॉक है और हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर हमने ऐसे फोर्स लगाया हुआ है। गोला बारूद का तो मुझे नहीं पता, ये सरफेस स्मूथ है ना। क्वेश्चन है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। हाँ ये बात तो सही है ध्रुव यार, कि चेस और बैट फेंकने का इफेक्ट तो आया है लड़के पे कुछ। जी की वैल्यू 10 ले लेना।
करो ट्राई इसको। एक बार सारे पेरेंट को बुला के उनको भी कहानी सुना देता हूँ 600 बैट फेंकने की, ताकि तुम लोगों की भी सही से 600 बैट फेंकने का काम किया जाए। श्रेष्ठ, तेरी भावनाएं तो मैं समझ रहा हूँ, तेरे लिए तो बोलना ही पड़ेगा एक बार। मैं मोटिवेट कर दूंगा ध्रुव, तुम टेंशन न लो कि फेंकने के बहुत फायदे हैं। फेंकने से मेडल भी आता है, सरकार भी चलती है और बच्चे भी पढ़ते हैं। हो गया बच्चों? यार मेरा जोक तुम लोग समझ नहीं पाए यार, तुम लोगों ने हल्के में ले लिया मेरे जोक को। इतना अच्छा मैंने जोक मारा था यार, क्वालिटी ऑफ जोक इम्प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग यार समझ ही नहीं पाए। पीटीएम के बाद लेने वाला हूँ, पीटीएम के बाद से। सॉरी, पीटीएम नहीं, एमटी, एमटी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, एमटी के बाद पीटीएम होने वाला है। पीटीएम यार, ये गांव के बच्चे थोड़ा कम समझ पाएंगे पीटीएम क्या है। अरे यार तुम लोग थोड़ी देर शांत रहा करो भाई, तुरंत लगे पेरेंट टीचर मीटिंग समझाने। तुम्हें लगता है कि आयुष को नहीं आता होगा? वो भी मजे ले रहा है यार, तुरंत रिप्लाई करने लग गए। फुल फॉर्म समझ आया क्या अभी प्राधान्य में? नहीं नहीं, तुमको मिलने के बाद श्रेयस तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि गांव के बच्चे तो बहुत मचाऊ होते हैं। बच्चों सॉल्व करें अब। अबे आयुष, बता तो दिया बच्चों ने अब पीटीएम क्या होता है, तुम अभी भी पीटीएम पूछ रहे हो। हाँ दिया, ये तो है, श्रेयस के आने के बाद मेरे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, नॉलेज में मेरे भारी इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। तो अब देखो, इधर को हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, एफ कॉस 37, और इधर को आ जाएगा एफ साइन 37। आज तो मुश्किल ही लग रहा है श्रेष्ठ, आज तो सारा होमवर्क तुम लोगों ने इधर उधर के ज्ञान बांटने में खर्च करा दिया।
हाँ, एमटी के बाद 1 वीक में होगी, रिजल्ट आने के बाद। तो अगर हम ब्लॉक पे फोर्सेस देखें, तो ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस हो रहे हैं, इधर को F cos 37। श्रावणी अब टाइम नहीं बचा, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक टाइम निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन। ऊपर को क्या फोर्स लग रहा है, F sin 37 प्लस ऊपर को नॉर्मल भी लग रहा होगा ना, यहाँ ग्राउंड से नॉर्मल आ रहा होगा, और नीचे को mg लग रहा होगा। mg की वैल्यू कितनी आएगी, m इंटू जी, 10 इंटू 10, तो ये 100 हो रहा होगा। F sin 37 कितना हो जाएगा, F sin 37 डालोगे यहाँ पे तो 3/5 प्लस n, तो 60 प्लस n। तो टोटल फोर्सेस हमारे क्या क्या लग रहे हैं, इधर को लग रहा है 80 न्यूटन का फोर्स, ऊपर को लग रहा है 60 प्लस n, और नीचे को लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स। तो अब दिख रहा है कि ये सिस्टम किधर को जाएगा, ऊपर वाला फोर्स तो बहुत ज्यादा है नहीं ना, ये हॉरिजॉन्टल में ही चलेगा ना। आप देख रहे हो, ये जो फोर्स आप लगा रहे हो, इसका ऊपर वाला कंपोनेंट क्या है, केवल 60 है, तो वेट 100 है, तो वेट ही नीचे को इसको दबा के रखेगा ना, दबाएगा तब नॉर्मल आएगा, और ये कंपोनेंट इसको आगे लेके जा रहा है ना, तो ये इधर को ए एक्सेलरेशन से कुछ जा रहा है। तो y डायरेक्शन में आप फोर्स बैलेंस करोगे तो n आ जाएगा, और x डायरेक्शन में F इक्वल टू ma लगाओगे तो a आ जाएगा। x डायरेक्शन में फोर्स है 80 और m की वैल्यू है 10, तो a आ गया इससे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। y डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स आप कैसे निकालोगे, सारे फोर्सेस का सम करो। मान लो आपने जो ऊपर वाले फोर्स है उसको प्लस लिखा, नीचे वाले को माइनस, तो आप ऐसे लिखोगे 60 प्लस n माइनस 80 इक्वल टू नेट फोर्स, ये y डायरेक्शन में, इक्वल टू m इंटू y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। y में तो ब्लॉक जा नहीं पाएगा ना, ऊपर वाला फोर्स कम है, नीचे वाला वेट ज्यादा है, तो y में नहीं जा पाएगा ना, तो इससे n की वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन। हाँ सॉरी 100 माइनस 100। ठीक है, 6 वो n की वैल्यू 40 आ जाएगी। देखो यहाँ पे जो आपने y डायरेक्शन में किया, उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, कि y डायरेक्शन में अगर ये नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब जितना ऊपर को फोर्स है उतना ही नीचे को फोर्स है। समझो, जितना नीचे वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड है उतना ही ऊपर वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी इस चीज को लिख सकते हो कि ऊपर वाला फोर्स 60 प्लस n बराबर होगा नीचे वाला फोर्स 100, तभी वो बैलेंस है, इक्वेट कर सकते हैं। तो इससे भी वही सेम रिजल्ट आ जाए। दोनों तरह से सोचते हैं ना, कभी नेट फोर्स बराबर 0 कर देंगे, कभी ऊपर वाला बराबर नीचे वाला कर देंगे। तो ये नोट कर लो ना बच्चों, आज तो हम लोग यहीं तक करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास से केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग ही रहेगी ना। ये सब अच्छे से रिवाइज कर लेना, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस वीक में टेस्ट में, इस वीक में एलओएम में तो कुछ आ नहीं पाएगा। हाँ, लगभग श्रेष्ठ हो गया है, थोड़ा बहुत बचा रहेगा, वो बीच बीच में हल्का हल्का सा थ्योरी आएगा, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ।
हाँ श्रावणी, एकदम शादी तुम्हारे एग्जाम के बाद ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय। TWT में फिर काइनेमेटिक्स ही रहेगा बच्चों ना। LOM का जितना पढ़ा है उसमें से अगर कुछ पूछ पाऊंगा तो डालूंगा BD वगैरह बनाने का, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ पूरा काइनेमेटिक्स। बाय बच्चों, बाय।